चलिए, कुछ बीमारी आ रही है हमारे सामने जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दो टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चों को दिक्कत आ रही है। पहला टॉपिक कौन सा है? एस्केलेशन क्लॉज। ताजा ताजा डाउट आया है ये तीसरी बार, और प्लस एक कह रहे हैं कि मल्टीपल ईयर्स का एक बार आप करा दो। हम तो करने से रहे तो वो कर लेते। चलो मैं ही करा देता हूं बेटा पहले की तरह, और आपको फिर से समझ में आ जाएगा पहले की तरह। वेरी गुड। चलिए एस्केलेशन क्लॉज पे आते हैं। पहले कौन सा क्वेश्चन था एस्केलेशन वाला, बताना जरा। वो भी नहीं पता। एक स्टडी मैट है नालायकों का 11th, यू थिंक वो भी शायद है। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड निकाला तो आ गया होगा, 400 बार करवा दिया है वो। एस्केलेशन का क्वेश्चन बता दो नालायको। डाउट लेके आए नालायक, पता ही नहीं क्वेश्चन कौन सा है? ये डाउट है इन्हें। इलस्ट्रेशन नंबर 5, बुक का क्वेश्चन नंबर 5 मिल गया। बट इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है ये देखो, 23। बताओ ये कौन है? स्नेहा। ये है एस्केलेशन क्लॉज की बीमारी। ध्यान से फिर से एक बार बच्चे, इसको पता है मैं कैसे कैसे बता चुका हूं। अगले दिन आके जब कोई और चैप्टर चल रहा था तब, जब पहला टेस्ट होना था, फिर कॉपी में बिठा के दूसरे न्यूमेरिकल से कह रहे अब एक बार और बताओ। देखो अब अगला ऐसा क्या बता रहा हूं मैं, जरा ध्यान से सुनना। अब इजी वे में सुनते हैं। नहीं चलिए, कह रहे अबाउ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्ड इन कौन सा क्लॉज? एस्केलेटर क्लॉज, जो कॉस्ट को बढ़ा देगा और कुछ पैसा हम उनसे भी मांगे। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा एस्केलेशन का मतलब होता है हम जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी से, तो कॉन्ट्रैक्ट, ये जो हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, ये 1 महीने चलने वाले नहीं होते, सालों साल चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और महंगाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जिसमें ना जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी कोई गलती और ना जिसका घर बन रहा है उसकी कोई गलती। तो वो दोनों आपस में क्लॉज साइन करते हैं जो ये कहते हैं कि महंगाई अगर इससे ज़्यादा बढ़ी तो कॉस्ट को हम आपस में बांटेंगे। वो आपस में बांटने का रेशियो कुछ भी हो सकता है। जिसका मकान बन रहा है मान लीजिए, उससे हम लेंगे 30%, तो कॉन्ट्रैक्टर कितना झेलेगा? 70%। क्या मेरी बात समझ में आती है? जिसका मकान बन रहा है अगर मैं उससे 60% लूंगा तो कॉन्ट्रैक्टर कितना झेलेगा? 40। यहाँ पर मुझे कौन सी वाली अमाउंट निकालनी है? मैंने कहा वो अमाउंट निकालनी है जो मुझे उससे, जिसका घर बन रहा है उससे मांगनी, क्योंकि मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ। अब ये देखते हैं कि आपस में एग्रीमेंट क्या हुआ था। पहले उसकी लाइन पढ़ते हैं इंग्लिश वाली, ध्यान से पढ़ना सारे बच्चे। तो कह रहे इन द इवेंट ऑफ प्राइस ऑफ, कह रहे किस किस चीज पे लगाया है एस्केलेशन क्लॉज, ये बताना। एक तो लगा है मटेरियल पे और दूसरा किस पे लगा है? वेजेस पे। अगर ये बढ़ जाते हैं, अगर ये बढ़ जाते हैं कितने परसेंट से ज्यादा? 5% से ज्यादा। तो यानी कि ध्यान से सुनिएगा जरा मेरी बात। कह रहे जब आप इस साल के मटेरियल और वेजेस कंज्यूम्ड निकाल लेंगे, आउटस्टैंडिंग वाले, ओपनिंग क्लोजिंग सब एडजस्ट करके, तो जो आपकी एंड में कॉस्ट आएगी, अगर वो कॉस्ट अप टू कितने परसेंट बढ़ी होगी बेसिक से? 5%। तो कितना एस्केलेशन क्लॉज लगेगा? 0, क्योंकि अप टू 5% देयर इज नो एस्केलेशन क्लॉज, क्योंकि थोड़ा बहुत प्राइस राइज इन प्राइस चलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज्ड अकॉर्डिंगली, हम बढ़ा देंगे उसको कितने परसेंट से? 25% ऑफ द राइज इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस बियॉन्ड 5%। यानी कि 5% से ज्यादा जितना भी खर्चा होगा उसमें से कितना मांगेंगे उससे? मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, यानी कि जितना भी बड़ा होगा उसका कितने हिस्सा मांगेंगे उससे? 25%। मान लीजिए ये खर्चा बढ़ गया, 40% हो गया, टोटल कितने परसेंट हो गया? 40। तो अप टू कितने परसेंट तक इग्नोर कर देना है? 5। बचा कितना? 35%। उस 35% का कितने परसेंट मांगेंगे उससे? 25%। क्या मेरी बात? आप परसेंटेज में ना सोच के अमाउंट में सोचिए। 35,000 बढ़ गया तो 35,000 का कितने परसेंट मांगेंगे बताइए?
25% मांगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब इस क्वेश्चन की विडंबना ये है कि ये कह रहा है कि भाई साहब ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो मटेरियल और वेजेस का प्राइस है वो कितने परसेंट बढ़ा है बताइए? 25%। कितने परसेंट बढ़ा है? अब मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये जो मेरा 40 है इसकी जगह कितने परसेंट बढ़ गया है? 25% बढ़ गया है। मैंने कहा ओवरऑल बढ़ा है 25% भाई साहब, कहां तक नहीं देना है? तो रिमेनिंग कितने परसेंट बच गया? जो रिमेनिंग 20% बचा है उसका कितने परसेंट निकालूंगा मैं? 25% वो मांगूंगा। पहले ये इसकी हिंदी समझ में आई आपको? लाइन से दोबारा से बताता हूं। डिसाइड हो गया 5% तक कोई एस्केलेशन क्लॉज नहीं लगेगा, और जितना भी 5% से आगे बढ़ेगा उसका 25% मांग लेना उससे। 25% का मतलब 1/4। कितना? 1/4 मांग लेना। हमने कहा फिर बढ़ा कितना ये तो बता दो। कह रहा टोटल 100 मतलब टोटल 25% बढ़ गया है। टोटल कितना बढ़ गया है? 25%। क्या मेरी बात? मैंने कहा 25 में से 5 तो हटा ही देंगे तो बचेगा कितना? 20। उस 20 का कितने परसेंट? 25। अब बस मुझे देखना है कि साल खत्म होते होते मेरी मटेरियल और वेजेस की कॉस्ट आ कितनी रही है एग्जैक्ट, उसके बाद बात करेंगे। मैंने कहा चलो फिर क्वेश्चन में मटेरियल कितने का है परचेज? 1 लाख का। और क्या ओपनिंग क्लोजिंग भी है मटेरियल की? बताइए। मटेरियल क्लोजिंग गिवन है कितने का? 25,000 का। तो मैंने कहा भाई साहब मटेरियल तुम्हारा ओपनिंग होता तो मजा आ जाता, परचेज तुम्हारा 1 लाख हुआ है और क्लोजिंग कितना है? 25,000। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड? 75,000। अब आते हैं वेजेस पे। वेजेस कितने थे? 45,000, और वेजेस एक्रूड क्लोजिंग में कितने हैं? 5,000। तो 45 + 5, तो ये मेरी टोटल मटेरियल एंड वेजेस की कॉस्ट आ गई। कितनी आ गई है? 50,000। और टोटल कितना आ गया है? अब ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने कहा वो क्वेश्चन बताएगा, सुनना जरा ध्यान से। अगर क्वेश्चन ने कहा होता कि इट वाज फाउंड दैट 40% प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज, तो यानी कि ये कितने परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? 140 को। अब वो तो क्वेश्चन बताया। अगर क्वेश्चन कहता 60% ऑफ द प्राइस वर इंक्रीज, क्वेश्चन कहता अगर 5% ऑफ द प्राइस वर इंक्रीज, तो 105% और नो एस्केलेशन क्लॉज, क्योंकि 5% ही बढ़ा है। अब क्वेश्चन से पूछते हैं भाई कितना बड़ा है ये बताओ। कह रहे इट वाज फाउंड दैट सिंस द डेट ऑफ साइनिंग द एग्रीमेंट मटेरियल वेजेस प्राइसेस वर इंक्रीज बाय, दैट मींस ये आज यहां पर 125,000 कितने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 125% को। तो बताओ ओरिजिनली जो बेसिक प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा? 1 लाख। डिवाइड करके पता चल जाएगा। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई, अप टू 5% को तो इग्नोर कर देना है। टोटल बढ़ा कितना है? 25। 25 में से 5,000 तो इग्नोर हो गया, रिमेनिंग कितना बचा? उस 20,000 का कितने परसेंट एस्केलेशन ऐड हो जाएगा? 25%, यानी 1/4 देगा वो। भाई टोटल महंगाई 25% बढ़ी, 5% इग्नोर कर दिया, जो बच गया उसका 1/4 देगा वो, 5,000। तो 5,000 का एस्केलेशन आ गया। आई डोंट थिंक इसमें कोई ओरिजिनल वैल्यू का ही निकालेंगे ना, क्योंकि एंड में कितना बढ़ गया वो तो ओरिजिनल पे ही पता चलेगा ना। 25% से बढ़ गया तो बेसिक से ही तो बढ़ा होगा। नहीं यही बात समझ? ये बिल्कुल ऐसे समझो। चलो अब इसे थोड़ा हिंदी में बताता हूं। मैंने कहा कोई घर वाले कह रहे थे कि अगर पिछले साल में शादी हो जाती है आपकी तो सोना 10 लाख रुपए में आ जाता। कितने लाख रुपए में? अब क्योंकि इस साल हुई है आपकी शादी, अब सोना हमें 14 लाख में मिला है। कितने लाख में? 14 लाख में। पिछले साल छोड़ दीजिए। अब मैंने इस पूरी डिस्कशन में पिछले साल वाली बात हटा दी। मैंने कहा क्योंकि शादी 2026 में हुई है, सोना 15 लाख का लग गया। कितने लाख का? क्योंकि सोना 150% हो गया, 50% से बढ़ गया था। तो बताओगे ओरिजिनली सोना कितने का था? 10 लाख। तो यानी कि हम बाद वाली फिगर से भी पहले वाली फिगर पे जा सकते हैं। क्या मेरी जरूरी नहीं कि मैं बेसिक अमाउंट पता हो। इस क्वेश्चन में भी यही कह रहा है एट द एंड ऑफ 30 जून जो भी है मटेरियल और वेजेस इतने हो गए और 25% बढ़ गए, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 125% से, तो क्या नहीं पहुंच जाऊंगा? और डिवाइड भी छोड़िए, मैंने आपको यह भी बताया था जब खर्चा बढ़ता है तो कैसे बढ़ता है। दैट मींस मेरा अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में जो बेसिक अमाउंट x है उसका कितने परसेंट हो गया होगा? 125%। तभी तो लेटेस्ट फिगर आपके पास आई होगी मटेरियल एंड वेजेस की। याद करो, डिवाइड करने कोई रूल थोड़ी ना, यही तो बताया था मैंने। जब आपको कॉस्ट शीट पढ़ाई थी, महंगाई होती है तो बेस प्राइस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब मुझे बेस नहीं पता लेकिन बाद वाली अमाउंट पता है, तो क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। वही तो किया मैंने। क्या चीज? बढ़ा हुआ ही दिया होगा ना, आप खुद समझिए।
भाई क्वेश्चन जब इस साल खत्म हो गया होगा तभी तो आपके पास इंफॉर्मेशन आई होगी खर्चा हुआ कितना। तो बेसिक साइन ऑफ एग्रीमेंट में क्या था ये थोड़ी पता होगा हमें कि उस समय पर मटेरियल कितना था। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? दिस इज एस्केलेशन क्लॉज। आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करा दूं, जल्दी से बताइए। मल्टीपल ईयर्स, उसमें नोट लिख लीजिए, नोट 1 2 3 4 ऐसे करके नोट लिख लो। क्वेश्चन भी पता होगा वैसे तो आपको। इलस्ट्रेशन 15, यस। क्या मैं नोट्स ही लिखवा दूं, क्वेश्चन कर लेना आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप टू डेट वगैरह निकालने की मुझे कोई जरूरत है। पहला नोट, वैल्यू ऑफ WIP, यानी कि कौन सा, दो चीजें, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी जाएगा और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी जाएगा। क्रॉस पोस्टिंग समझ में आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस पोस्टिंग? अगर ये आपके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड शो होता है तो ओपनिंग में कहां जाएगा, डेबिट साइड। इसी को क्रॉस पोस्टिंग बोलते हैं। एनी क्लोजिंग बैलेंसेस, एनी व्हाट, कौन से बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस, किस चीज के, वो मटेरियल के भी हो सकते हैं। किसके हो सकते हैं, मटेरियल के या फिर प्लांट के। कोई भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो भी क्या होगा, अगले साल। फटाफट से बताइए, कैरी फॉरवर्ड। अब क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखे होते हैं, फटाफट से बताओ। क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखे होते हैं, क्रेडिट साइड में। कॉन्ट्रैक्ट के क्रेडिट साइड में बाय में लिखते हैं। तो जब ओपनिंग में जाएंगे तो कहां जाएंगे, टू में। क्या मेरी बात समझ? फर्स्ट देखो ना आपके सामने, इधर देखिए मैं दिखा देता हूं। फर्स्ट ईयर आप नॉर्मली निकालेंगे, जो खर्चे हुए, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डेट बिल्कुल ऐसे ही लिखे हुए हैं। इधर आ गया वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड आ गया, ठीक है। अब उसमें गलती से जो है बैलेंसिंग फिगर इधर आ रहा है, यानी कि नोशनल प्रॉफिट है या नोशनल लॉस है, इसीलिए उन्होंने डिवाइड नहीं किया फिर नोशनल उसमें या बैलेंस में या किसी भी चीज में। याद करो, अगर ये नोशनल प्रॉफिट होता तो मुझे फिर डिवाइड करना होता ना नोशनल प्रॉफिट को उधर ले जाके। अब गलती से लॉस ही आ गया। क्या मेरी बात समझ में? तो क्या क्वेश्चन आगे बढ़ेगा क्या? नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगा और जो बैलेंस ट्रांसफर टू P&L और रिजर्व वो वाली कैलकुलेशन होगी नहीं, क्योंकि लॉस आ गया। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सुनो, इन्होंने क्या किया, क्या वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड ये यहां लेकर आए हैं क्या? हाँ लेकर आए हैं। क्या कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेकर आए हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि है नहीं। क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस लेकर आए हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि है नहीं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं है यहाँ पे। लेकिन आगे जाके अगर क्लोजिंग बैलेंस होता है, जैसे मैं इसी क्वेश्चन में बोल दूं, अगर लिखा हुआ है बाय मटेरियल ऑन हैंड एट द एंड 50,000 रुपये, तो क्या करते हैं हम उसका, इधर लेकर आते। पिछले साल का जो मटेरियल क्लोजिंग में रह गया था, उससे पहले मटेरियल ऑन साइट, मटेरियल इन हैंड, कुछ भी लिखा हो वो आपको समझ में, बस मटेरियल एट स्टोर ना लिखा हो। स्टोर नहीं, हम साइट की बात करते हैं, क्योंकि मटेरियल रिटर्न टू स्टोर हमारे क्रेडिट में आता था, वो सब नहीं लाना हमें। क्लोजिंग बैलेंसेस, भाई यहाँ तो कोई आग में जल गया वो भी चला जाएगा, मटेरियल रिटर्न हो गया वो भी चला जाएगा, क्या वो सब भी लेके आएंगे? नहीं, वो तो चले गए हमारी साइट से, जो हमारी साइट पे हैं उन्हें लेके आएंगे बस। जैसे प्लांट 1 लाख और क्रेडिट में बचा 75,000, ऐसी करके लिखते थे ना ओपनिंग क्लोजिंग, तो 75 एज इट इज आएगा। फिर वो दूसरे साल के लास्ट में देगा प्लांट जो है वो 60,000 का बच गया, तो यानी कि 15,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, वो तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, फिर आगे जाके बढ़ जाएगा, खत्म बात। क्या मेरी बात? बस ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। और अगर कोई रिजर्व है, अगर कोई क्या है रिजर्व, क्योंकि अगले क्वेश्चन में प्रॉफिट आया होगा, ये आया ना नोशनल प्रॉफिट, क्या आया है नोशनल प्रॉफिट। इस नोशनल प्रॉफिट को हम यहाँ लेके गए और फिर ट्रांसफर किया हमने इधर, है ना, जो हमने प्रोविजन बनाया, तो ये तो P&L में चला गया। अब ये डेबिट साइड आता है रिजर्व या क्रेडिट साइड आता है? डेबिट साइड। जब हम नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो ये क्या चला जाएगा, इधर। क्या मेरी बात समझ? बाकी जो आपका वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड वो सब एज इट इज देखो दोनों यहाँ पर आ गए, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस होता तो यहाँ के ओपनिंग में आ जाता। बस इतनी बात आपको याद रखनी, और कुछ है ही नहीं उसमें, मैं क्या कराऊँ। क्या मेरी बात समझ में? हो जाएगा, छोड़ सकते हैं हम इस क्वेश्चन को यहीं पे, पक्की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो, बंद कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टेस्ट टुमारो।